4 अप्रैल 2026 को बीजिंग, चीन में रहने वाले 26 वर्षीय प्रोडक्ट मैनेजर ने गिटहब पर एक फाइल अपलोड की। 48 घंटों के भीतर इसे लाखों चीनी टेक वर्कर्स ने डाउनलोड कर लिया था। इस फाइल पर उनकी वीडियो को सिर्फ चीन में 50 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिले। इस फाइल और इसके साथ आई वीडियो ने चीनी अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। और सबसे बुरी बात यह है कि चीनी मजदूर इस बात से खुश है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी तक इस टूल को बैन नहीं किया है। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जिसने पोस्ट किया, क्योंकि शी जिनपिंग जानते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी किसी चीज पर बैन लगाना उस बात को मान लेना होगा जिसे वे दुनिया से हर हाल में छिपाना चाहते हैं। ये कहानी है कि कैसे चीन के 20 साल के युवाओं की एक पीढ़ी शी जिनपिंग के खिलाफ जंग जीत रही है। वे इतनी जबरदस्त जीत रहे हैं कि शी जिनपिंग को उनसे रुकने की गुहार करनी पड़ी। सुनिए। मुझे उम्मीद है सब पार्टी की शिक्षाएं याद रखेंगे। जनवादी गणराज्य के पुनर्निर्माण के लिए समय बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें लोगों। अपनी पीढ़ी के लिए पाने के लिए युवा ट्रैक पर दौड़े। ऐसा क्यों हो रहा है, समझने के लिए हमें 2021 में लौटना होगा। उस साल अप्रैल में चीन में एक व्यक्ति जिसने खुद को दयालु यात्री कहा, ने एक चीनी फोरम पर 200 शब्दों का निबंध पोस्ट किया। इस पोस्ट का शीर्षक था लेटे रहना ही न्याय है। इस पोस्ट में उसका तर्क काफी सीधा था। वह जिंदगी से थक चुका था, इसलिए वह न तो घर खरीदेगा, न शादी करेगा और न ही बच्चे पैदा करेगा। संक्षेप में वो अपने लिए बेहतर भविष्य के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। वो बस लेटे रहने वाला था और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उसका कुछ नहीं कर सकती थी। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर शिकायत करते हैं। ये नया नहीं है, मुझे यकीन है आपने ये लाखों बार देखा होगा। ये पोस्ट भी वैसे ही चुपचाप खत्म हो जानी चाहिए थी, जैसे सोशल मीडिया पर जिंदगी की शिकायत करने वाली लाखों पोस्टें चुपचाप खत्म हो जाती हैं। इसके बजाय इसे लाखों बार रिपोस्ट किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने ठीक वही बयान किया जो हर युवा चीनी व्यक्ति महसूस कर रहा था। देखिए, पिछले 30 सालों से चीन में समझौता बहुत सीधा था। आप 9-9-6 वाली नौकरी करते हैं, यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन। जैसा शी जिनपिंग कहना पसंद करते हैं, आप कष्ट सहते हैं और बदले में अपने माता पिता से ज्यादा अमीर बन जाते हैं। कई चीनी नागरिकों के लिए यह एक शानदार सौदा था और यह 30 साल तक चला। दुर्भाग्यवश अब यह काम नहीं करता। 2023 में चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर 21% से अधिक हो गई। संख्या इतनी बढ़ गई कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आंकड़े प्रकाशित करना बंद कर दिया। 1 साल बाद वे नया फॉर्मूला लेकर लौटे, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्कूल से स्नातक किसी छात्र को नहीं गिना गया। और सोचिए क्या हुआ, वह फॉर्मूला काम कर गया। चीनी बेरोजगारी आंकड़ा जादुई रूप से गिर गया। इससे मुझे एक मजाक याद आ गया जो मेरे माता पिता ने मुझे एक बार सुनाया था। एक शहर हर साल बाढ़ में डूबता था, तो मेयर ने नदी किनारे एक मापने वाला खंभा लगवाया जिसके ऊपर लाल निशान था जिस पर बाढ़ का खतरा लिखा था। अब अगली बार जब तूफान आया, पानी सीधा उस लाल लाइन तक पहुंच गया और नागरिक घबरा गए। वे सिटी हॉल पहुंच गए और मेयर से कुछ करने की मांग करने लगे। तो मेयर ने कुछ किया। वो नदी के पास जाकर लाल लाइन ऊपर करता है और कहता है, देखो अब बाढ़ नहीं आ रही। यही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। समस्या सुलझाने के बजाय उन्होंने समस्या दर्शाने वाली संख्या की परिभाषा ही बदल दी। अब चीन में युवाओं की बेरोजगारी के आंकड़े ज्यादा अलग नहीं है। यह चार्ट कई देशों में युवाओं की बेरोजगारी की तुलना करता है। यहां आप देख सकते हैं कि 21% चीनी युवाओं की बेरोजगारी, जिसे सीसीपी ने खुद घोषित किया था, इससे पहले कि उन्होंने यह आंकड़ा प्रकाशित करना बंद कर दिया। और फिर जब वे नई गणना विधि के साथ वापस आए तो चीनी युवाओं की बेरोजगारी लगभग 16% तक गिर गई। और पता है, यूके, इटली, चिली, फिनलैंड जैसे देशों में भी युवाओं की बेरोजगारी लगभग इतनी ही है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। असल में यहीं पर चीन का आकार कई मायनों में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। सबसे पहले वहाँ पहले से ही लाखों लोग बेरोजगार हैं।
लेकिन इसके अलावा वहां 1.2 करोड़ और ग्रेजुएट्स हैं जो पिछले 30 सालों के सबसे खराब जॉब मार्केट में कदम रख रहे हैं। फिर पता है, अगले साल इससे भी बड़ा ग्रेजुएट्स का समूह इस मार्केट में आने वाला है। अब उम्मीद है कि इन ग्रेजुएट्स में से ज्यादातर को नौकरी मिलेगी, लेकिन लगभग 5वां हिस्सा बेरोजगार रह सकता है, जो बुरा है। इसके अलावा हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब आप देखें कि ये लोग कौन सी नौकरियां कर रहे हैं। चीन में 20% से अधिक डिलीवरी ड्राइवरों के पास कॉलेज डिग्री है, जो डोर डैश, उबर ईट्स जैसी सेवाओं में काम करते हैं। और फिर कम से कम 70,000 ड्राइवरों के पास मास्टर डिग्री है। मैं मानता हूं कि 70,000 चीन जैसे देश के लिए बड़ा आंकड़ा नहीं है। फिर भी ये मास्टर डिग्री वाले ग्रेजुएट्स शायद नहीं सोचते थे कि वे दूसरों को खाना डिलीवर करेंगे। जैसे बाकी दुनिया में होता है, वैसे ही चीन में भी एक पीढ़ी को बताया गया था कि गांव में मेहनत से स्थिर शहरी करियर मिलेगा। वो सामाजिक अनुबंध अब टूट रहा है। यहीं पर मैं आपको YouTube के गोल्डन रूल की याद दिलाना चाहता हूँ, खासकर जब आप चीन से जुड़ी वीडियो बना रहे हों। आपको बस एक संतान नीति के बारे में बात करनी ही होगी, आपको करनी ही होगी। देखिए, हर बेरोजगार या कम रोजगार पाने वाला स्नातक 2 माता पिता और शायद 4 तक दादा दादी और नाना नानी का इकलौता बच्चा है। उन्होंने बच्चों की शिक्षा में सब कुछ लगा दिया है। इन परिवारों के लिए स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। उनके बच्चों को नौकरी ढूंढना दिन ब दिन और मुश्किल होता जा रहा है। और इसी समय शी जिनपिंग देश के कुछ सबसे बड़े उद्योगों को खत्म कर रहे हैं। यहीं पर चीजें थोड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि हाल ही में शी जिनपिंग ने चीनी कोचिंग उद्योग को खत्म कर दिया। यह उद्योग हर साल लगभग 120 अरब डॉलर का था। यह चीन में एक बड़ा व्यवसाय था। शी जिनपिंग मानते थे कि खासकर प्राथमिक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। माता पिता को बच्चों को शुरुआती स्कूली पढ़ाई कराने के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। बुरा विचार नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश इतने बड़े उद्योग को खत्म करने का मतलब है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसके अलावा कोई नई नौकरियां भी नहीं बन रही हैं। ये गिरावट इतनी गंभीर थी कि शी जिनपिंग अब अपने बयान बदल रहे हैं और कोचिंग उद्योग पर पाबंदियां कम कर रहे हैं। तो उन्होंने बिना किसी वजह के ये सारी गड़बड़ी पैदा कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान ट्यूटरिंग बिजनेस से जुड़े लोगों और उन युवाओं को हुआ जो ग्रेजुएशन के बाद इसी इंडस्ट्री की नौकरियों पर निर्भर थे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि चीनी छात्र लेट फ्लैट क्यों हो रहे हैं। 2022 में हालात और बिगड़ गए। लेट फ्लैट कुछ और गहरे रूप में बदल गया। ये था बाय लान, या अंग्रेजी में कहे तो लेट इट रॉट। जहां लेट फ्लैट का मतलब था कि मैं तुम्हारा खेल नहीं खेलूंगा, वहीं बाय लान का मतलब है कि मैं तुम्हारा खेल नहीं खेलूंगा और कहीं ना कहीं यह भी चाहता हूं कि तुम भी हार जाओ। अब 2022 चीन में बड़े लॉकडाउन का साल था, कोविड लॉकडाउन का, जहां शी जिनपिंग अपनी असंभव जीरो कोविड की मंजिल पाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने शंघाई के 25 मिलियन लोगों को 2 महीने अपार्टमेंट्स में बंद रखा। ड्रोन इमारतों के ऊपर उड़ते हुए निवासियों से अपनी आत्मा की आजादी की चाह को काबू में रखने को कह रहे थे। लोग सचमुच ऊंची इमारतों में भूखे मर रहे थे, जबकि सीसीपी अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि खाने की आपूर्ति भरपूर है। और फिर लोगों का सब्र जवाब दे गया। नवंबर 2022 में यूरुमको की एक इमारत में आग लगी, जिसमें 10 लोग मारे गए जो अपार्टमेंट में बंद थे। मतलब वे चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते थे। दरवाजे बाहर से जंजीर से बंद कर दिए गए थे, जिससे अंदर के लोग बाहर नहीं निकल सके। और इससे एक जबरदस्त विरोध हुआ, जिसकी शी जिनपिंग को उम्मीद नहीं थी। हजारों, शायद दसियों हजार चीनी नागरिक शंघाई, बीजिंग, चेंगदू, वुहान समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए। ये लोग लॉकडाउन से इतने परेशान हो गए थे कि वे खुलेआम नारे लगा रहे थे, शी जिनपिंग मुर्दाबाद, सीसीपी मुर्दाबाद। चीन में ऐसा कुछ 1989 के बाद से नहीं हुआ था, जब तियानअनमेन स्क्वायर नरसंहार हुआ था। सीसीपी पूरी तरह घबराई हुई थी। कुछ शहरों में लोगों को विरोध में पोस्टर
या संकेत बनाने की अनुमति नहीं थी, तो लोगों ने सिर्फ एक कोरा सफेद कागज पकड़ना शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ खाली शीट पकड़ने पर भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि सरकार को लगा वे उसकी नीतियों के खिलाफ है। बताइए फिर क्या हुआ? सारी सख्ती के बावजूद ये सच में काम कर गया। कुछ ही हफ्तों में शी जिनपिंग ने ऐसा किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने अपनी पूरी जीरो कोविड नीति को छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन रातों रात बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने वो सीख लिया जो सीसीपी नहीं चाहती थी। अगर विरोध काफी मजबूत हो तो शासन पीछे हट सकता है। इसका मतलब था कि लाइंग फ्लैट और बाइलान बस चलते रहे और हालात और भी खराब होते गए। 2023 तक बाइलान ने एक नया रूप ले लिया था। शिंगहुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसे, यानी चीन के हार्वर्ड और MIT माने जाने वाले प्रमुख विश्वविद्यालयों से मास्टर डिग्री धारक वयस्क अब फिर से अपने माता पिता के साथ रहने लगे हैं। उन्होंने खुद को फुल टाइम बच्चे कहा। उन्होंने इसे नौकरी समझा, पर मुझे यह रिटायरमेंट जैसा लगा। वे बस अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाते, उन्हें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर ले जाते, दादा दादी की देखभाल करते और जो भी कुछ माता पिता का साथ देने के लिए करना पड़ता वो सब करते। लेकिन बदले में वे एक सैलरी की उम्मीद करते हैं, लगभग 4000 से 8000 युआन प्रति माह। ये लगभग 500 से $1100 प्रति माह होता है। ये साफ है कि ये 27 साल के चीनी युवा है जिनके पास नामी डिग्रियां हैं और इन्होंने सोच समझकर अपनी जिंदगी का रास्ता चुना है। उन्होंने चीनी नौकरी बाजार और माता पिता की रिटायरमेंट सेविंग्स देखकर तय किया कि फुल टाइम बच्चे बनकर रहना ही सही है। अब ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। 2023 तक अनुमानित 1.6 करोड़ युवा चीनी खुद को फुल टाइम बच्चा कह रहे थे। ये एक बड़ा सामाजिक घटनाक्रम था और फिर 2025 तक ये और भी खराब हो गया। बैलान ने अपना अंतिम रूप ले लिया, रैट पीपल, #रैटपीपल। चीनी सोशल मीडिया पर इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। प्राउड रैट पर्सन और बेड ऑल डेज जैसे हैशटैग चीनी सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करते हैं, इससे पहले कि सीसीपी सेंसर उन्हें हटा दे। फिर ये हैशटैग तुरंत ही उसी नाम के नए वेरिएशन के तहत फिर से पोस्ट कर दिए जाते थे। मैं आपको रैट पीपल कहे जाने वाले व्यक्ति का दिन बताता हूँ, जो अधिकतर जेन जेड के बेरोजगार टीनेजर्स होते हैं। तो उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या में सुबह उठने के बाद 3 घंटे तक बिस्तर पर पड़े रहना, उसके बाद थोड़ा सा नहाना धोना, फिर 5 घंटे और सोना और जब तक उनके माता पिता उन्हें शाम को नहीं जगाते तब तक कुछ भी नहीं खाना शामिल है। और फिर ये पूरा चक्र ऐसे ही चलता रहता है। वे रात का खाना खाते हैं, फिर वापस सोने चले जाते हैं, फिर अगली सुबह उठते हैं और भी ज्यादा देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और फिर बस बिस्तर पर ही रहते हैं जब तक कि उन्हें फिर से रात के खाने के लिए उठना ना पड़े। मूल रूप से चूहों की तरह। रोशनी, दिनचर्या और सामाजिक अपेक्षाओं से बचना अर्थव्यवस्था पर सचमुच असर डाल रहा है। मैं सिर्फ रैट पीपल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। लेट इट रॉट, जमीन खरीदो और फिर रैट पीपल। यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे उन नए छात्रों के लिए स्थिति और भी खराब हो रही है जो कार्यबल में आना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि इन छात्रों में से कुछ लोग उन लोगों के समूह में शामिल हो रहे हैं जिन्होंने मूल रूप से कोशिश करना ही छोड़ दिया है। 2024 के अंत में चीनी अर्थशास्त्री गाओ शेन वेन ने वह बात खुलकर कही जो लोग आमतौर पर चुप रहते हैं। शांगजांग के निवेशक सम्मेलन में भाषण के दौरान गाओ शेन वेन ने 3 बड़े खुलासे किए। पहला खुलासा ये था कि चीनी GDP वृद्धि को हर साल लगभग 3% अंक ज्यादा आंका गया है। इसका बड़ा असर पड़ता है। वह कह रहे थे कि पिछले 3 सालों में चीन का आर्थिक चमत्कार काफी हद तक सांख्यिकीय कल्पना था। ये एक झूठ था और लगभग 40 से 50 मिलियन लोग जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी उनके पास नौकरी नहीं है। सीसीपी देश में रोजगार के बारे में झूठ बोल रही है। दूसरा बड़ा खुलासा जो उन्होंने किया वो पीढ़ियों के बीच के अंतर के बारे में था। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद चीन में जीवंत बुजुर्ग लोग और निष्क्रिय युवा लोग हैं जो बेहतर स्थिति पाने के लिए बेताब हैं। ये उनके भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि उन्होंने जो बात कही वो चीन की युवा पीढ़ी के साथ गूंज उठी और ये जल्दी ही पूरे चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी इस बात पर हुई जब उन्होंने कहा कि खासकर युवा चीनी लोग लाइट बंद करके नूडल्स खाते हैं। ये एक चीनी निवेश से जुड़ा मुहावरा है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है
जो शेयर बाजार में बहुत पैसा गंवाने के बाद अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी बिल्कुल वैसी है जैसे किसी की शेयर बाजार में किस्मत खराब हो गई हो। यह चीन में अहम पल था, क्योंकि यह आदमी असंतुष्ट या सीसीपी से नफरत करने वाला नहीं था। वह विदेश में रहकर चीन की आलोचना करने वाले नहीं थे, बल्कि चीन की एक प्रमुख सरकारी ब्रोकरेज कंपनी के मुख्य अर्थशास्त्री थे। जब ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार तक पहुंच और वफादारी हो कुछ कहता है, तो आप जानते हैं कि वह सिर्फ सरकार या पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, बल्कि सच बोल रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश सीसीपी ने इसे इस तरह नहीं देखा, क्योंकि इस भाषण के वायरल होने के 48 घंटे के भीतर ही उन्हें चीनी इंटरनेट से लगभग हटा दिया गया। उनका पूरा भाषण हटा दिया गया। उनका व्यक्तिगत वीचैट अकाउंट और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट भी हटा दिए गए। सीसीपी ने बाकी सभी अर्थशास्त्रियों को संदेश दिया कि इस विषय पर बात नहीं कर सकते। वह सिर्फ वही कह रहे थे जो उन्हें सच लगता था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह सीसीपी के लिए कुछ ज्यादा ही था। ये हमें फिर 4 अप्रैल 2026 के उस गिटहब अपलोड पर ले आता है जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। वह टूल इस लड़की कोकी जू द्वारा जारी किया गया था। वह 26 साल की है। वह बीजिंग में रहने वाली एक AI प्रोडक्ट मैनेजर है। ये समझने के लिए कि उन्होंने क्या जारी किया, आपको जानना होगा कि हाल के महीनों में चीनी टेक वर्कर्स के साथ क्या हुआ। देखिए, चीनी टेक कंपनियों ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया था जो वाकई में डिस्टोपियन है। यहाँ तक कि सीसीपी के मानकों के हिसाब से भी वे अपने इंजीनियरों, अपने कर्मचारियों को मजबूर कर रहे थे कि वे अपने काम के हर पहलू को लॉक करें। वे कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, जो भी वे कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि कोई AI टूल सब कुछ लॉक करे ताकि कंपनी इस जानकारी को एक AI एजेंट में बदल सके। वे अपने कर्मचारियों को निकाल सकते थे या कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम कर सकते थे, जिससे चीनी कर्मचारियों के लिए कम नौकरियां रहती। कर्मचारियों के लिए यह डरावनी स्थिति थी। सोचिए, आप अपनी नौकरी पर है और आपका बॉस चाहता है कि आप काम करें। आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में रहता है कि AI आपकी हर गतिविधि देख रही है और एक दिन आपको बदल सकती है। गिटहब टूल वायरल इसलिए हुआ क्योंकि इसे उस AI के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था जो कर्मचारियों की जगह लेने वाली थी। अब मैं बताता हूँ कि ये टूल कैसे काम करता है। इसमें 3 मोड होते हैं, लाइट, मीडियम और हेवी सबोटाज। इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बॉस आपको कितनी बारीकी से देख रहा है। आपकी हर हरकत पर नजर रखने वाली AI को उसी हिसाब से डेटा मिलता है। मटेरियल और डेटा को इतनी जानबूझकर खराब किया जाता है, इतना बुनियादी रूप से गलत किया जाता है कि इस डेटा से बनाई गई AI एजेंट पूरी तरह से बेकार हो जाती है। और अगर आप सही तरीके से काम करें तो आपका बॉस ये पता नहीं लगा पाएगा कि आपने क्या गलत किया, क्योंकि इस एजेंट या टूल के बनाए गए लॉग बिल्कुल असली लगते हैं। असल में कोकीचू ने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू को बताया, और मैं उद्धृत करता हूँ, मैं मूल रूप से एक op-ed राय लेख लिखना चाहता था, लेकिन मैंने तय किया कि इस समस्या के खिलाफ कुछ ऐसा बनाना ज्यादा उपयोगी होगा। यही ऊर्जा आज की पूरी चीनी पीढ़ी महसूस कर रही है। जैसा शुरू में बताया था, सीसीपी ने अब तक इस टूल को बैन नहीं किया है। ऐसा बैन लगाने का मतलब होगा सार्वजनिक रूप से मानना कि चीनी टेक वर्कर्स से अपनी जगह लेने वालों को प्रशिक्षित करने को कहा जा रहा है, और ये ऐसी चीज है जो बीजिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अब यह AI टूल सिर्फ एक स्तंभ है उस प्रतिरोध का जिसे चीनी वर्कर्स अंजाम दे रहे हैं। दूसरा स्तंभ है जिसे रन फिलॉसफी कहा जाता है। अब यह रन शब्द चीनी भाषा में एक शब्द खेल है। मंदरिन में रन शब्द का उच्चारण लगभग प्रॉफिटेबल जैसा ही होता है। जब युवा चीनी लोग कहते हैं कि वे रन कर रहे हैं, तो वे देश छोड़ना फायदेमंद मानते हैं। यही शब्द खेल है। रन फिलॉसफी व्यवहार में एक क्राउडसोर्स मैनुअल है जो बताता है कि हालात खराब होने से पहले चीन कैसे छोड़े। किसी भी चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं, वहां युवा चीनी लोग देश छोड़ने की विस्तृत गाइड बनाते थ्रेड्स मिलेंगे। वे कनाडाई एक्सप्रेस एंट्री या शायद जापान के हाई स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर के टेक टास्क के बारे में भी चर्चा होती है। वे किस देश में जा सकते हैं और वहाँ जाना कितना आसान है, इसी पर बात करते हैं। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, एयरपोर्ट इमिग्रेशन अधिकारी
और वीजा इंटरव्यू में क्या कहना है। वे यह भी टिप्स साझा करते हैं कि असल में देश से पैसे कैसे बाहर ले जाएं। चीन में नए सेफ नियमों के बाद पैसा बाहर ले जाना काफी मुश्किल हो गया है। इन नियमों के अनुसार चीनी बैंकों को 5,000 युआन से ज्यादा की सीमा पार ट्रांसफर को चिन्हित करना होता है, जो लगभग 1,000 के बराबर है, और बैंकों को लेन देन के रिकॉर्ड 10 साल तक फाइल में रखना भी अनिवार्य है। इन नियमों के साथ सीसीपी वित्तीय रूप से अपनी सीमाएं बंद कर रही है। ये लोगों को बाहर नहीं बल्कि अंदर रखने के लिए है। इसी कारण युवा चीनी पहले से ज्यादा तेजी से देश छोड़ रहे हैं। कनाडा, जापान और सिंगापुर अब भी चीनी प्रतिभा के शीर्ष गंतव्य हैं। हाल ही में मैक्सिको और हंगरी भी विकल्प बने हैं। क्या आप जानना चाहते हैं बीजिंग की प्रतिक्रिया क्या है? ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा क्यूबा ने फिदेल कास्त्रो के तहत किया था। बीजिंग ने रन फिलॉसफी को गैर देशभक्त बताया है, जो कि वही शब्द है जो इतिहास में हर गिरती हुई सरकार ने अपने प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया है।